स्वागत है आपका जीएस जीएस स्पिरिट के इस चैनल पे। ये सेशन में हम देखेंगे पॉलिटी का मेरिट वाला जो क्वेश्चन है उसका भाग 7। इस सेशन में आपका बहुत स्वागत है। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। 1806 बिहार एसआई 2025 स्पेशल मेरिट वाला जो क्वेश्चन है पार्ट 6 तक अपलोड हो चुका है पॉलिटी का, ठीक ना, 1 से 6 तक। उसको प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कीजिए और पूरा वीडियो पे अटेम्प्ट लीजिए क्वेश्चन का। और पॉलिटी का जो भी सेशन है बिहार एसएससी, ठीक है, बिहार एसआई, बीपीएससी ट्री 4 अभी वैकेंसीज की आने वाली है, ट्री 4.0, एसएससी, एनटीपीसी रेलवे, ठीक है, जिसमें भी पॉलिटिक एग्जाम आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए उम्दा क्वेश्चन के लिए देखिए ये सीरीज मेरिट वाले क्वेश्चन भाग 7। आइए बिना विलंब के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्नलिखित में से किसमें है? आदर्श शासक जो होता है, जो हमारा आइडियल होता है, रूलर, सत्ता शासक, तो उसका जो कर्तव्य है, उसका विवरण, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, वो किसमें निहित है? प्लेटो की रिपब्लिक में। ये चारों का चारों समझिए क्वेश्चन ही एक तरह से। रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? प्लेटो की। पॉलिटिक्स किसका है? अरस्तु का। शांति पर्व कहाँ से लिया गया है? शांति पर्व जो है महाभारत का भाग है, शांति पर्व। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? रूसो का। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? रूसो का, ठीक है। तो ये पूछा गया है चारों किताब में से किसमें जो है आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो का रिपब्लिक। व्याख्या है कि प्लेटो की रिपब्लिक, प्लेटो की रिपब्लिक में आदर्श शासक के कर्तव्यों का उल्लेख है जो इस प्रकार से है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका निर्दिष्ट कार्य सौंपना, भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन को होल्ड करके आप क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं, ठीक है ना। कोई व्यक्ति है अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं, कि उसके जो विरासत में जो संपत्ति मिली है उसका जो नुकसान है उसे नहीं भूल सकता है। यह किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली। यह किताब का नाम क्या है? प्रिंस, मैकियावेली का प्रिंस। तो ये स्टेटमेंट किसका है? मैकियावेली का है। यहाँ पे डिस्कशन में वही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, सामुदायिक दार्शनिक कौन है? ऑप्शन चार ऑप्शन में से, तो ऑप्शन नंबर डी, माइकल सैंडल, ठीक है ना। माइकल सैंडल जो है सामुदायिक दार्शनिक है और सैंडलर, वाल्जर और टेलर के चिंतन से जुड़ा है। तथा जॉन रॉल्स जो हैं और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिलोसफी के प्रधानाध्यापक रहे हैं, हेडमास्टर रहे हैं, ठीक है। इनका एक जो सिद्धांत है बहुत फेमस है, जो आपको हर किताब में मिलेगा, एनसीईआरटी में भी यहाँ तक की मेंशन होगा, ठीक है। जॉन रॉल्स का है क्या है? न्याय का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत। और उनकी किताब का क्या नाम है? किताब का नाम है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। किसका है? जॉन रॉल्स का है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसे जो है कालानुक्रमिक क्रम में बताना है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, द टू ट्रिटी ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्निक स्टेट एंड यूटोपिया, ठीक है ना। कौन कब कब आया, तो इस हिसाब से देख लीजिए यहाँ पर। द टू ट्रिटी ऑफ गवर्नमेंट 1689 जॉन लॉक का है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 लॉस्की का है, और नाकी स्टेट एंड यूटोपिया नॉर्जिक का है 1974 में, और द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 फ्रांसीसी फुकुयामा का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 3142, 3142, ठीक है। तो आप जब तक बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, बार बार इसमें अटेम्प्ट नहीं लेंगे, तब तक ये आपको याद नहीं होगा। तो द टू ट्रिटी ऑफ गवर्नमेंट 1679 किसका है? जॉन लॉक का है। ग्रामर किसका है? 1925 लॉस्की का है, ठीक है। स्टेट एंड यूटोपिया 1974 नॉस्की का है। हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 फ्रांसीसी फुकुयामा का है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन का किसका किससे संबंध है? रूसो, लॉक, हीगल, रॉल्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा 3 4 2 1, ठीक है। डिस्कशन देखिए, रूसो का क्या है? समान इच्छा शक्ति, जनरल विल थ्योरी। एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिल सकता है जनरल विल थ्योरी या फिर समान इच्छा शक्ति, किसका है? रूसो का है। जॉन लॉक का क्या है? शासित की सहमति। हीगल क्या है? पृथ्वी का ईश्वर पर यात्रा है, पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, किसका है? हीगल का है। रॉल्स का क्या है? अज्ञानता का पर्दा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी कि रूसो को क्या हो जाएगा?
जनरल विल, समान इच्छा शक्ति, ठीक है। लॉक का क्या हो जाएगा, शासित की सहमति, जॉन लॉक। हीगल का क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा, ठीक है। रॉल्स का क्या है, अज्ञानता का पर्दा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संसदों की जननी कहलाती है। ऑप्शन है भारतीय संसद, ब्रिटिश संसद, यूएसए कांग्रेस, यानी स्विस संघीय सभा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद जो है संसदों की जननी कहलाती है। ब्रिटिश संसद कानून निर्माण की समान प्रक्रिया के आधार पर ही सभी विषयों के संबंध में कानून का निर्माण कर सकती है और इसके द्वारा निर्मित कानून को किसी भी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय सदन यानी जो आपका सेकंड लेयर होता है, सेकंड लेयर द्वितीय सदन, द्वितीय सदन के सदस्यों का चुनाव किस देश में इकाई के लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या, भारत में है, नहीं है, यूके में है, नहीं है, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ही है। 2 और 4, सॉरी 2 और 4 हो जाएगा यहाँ पे जो है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 3 4, ठीक ना, यानी स्विट्जरलैंड और यूके, सॉरी स्विट्जरलैंड और यूके। यहाँ पे ऑप्शन लग रहा है इधर दिया है, खैर डिस्कशन हम लोग देखते हैं। स्विट्जरलैंड अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन यानी सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और प्रत्येक इकाई के द्वारा अपने प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो है, ऑप्शन में इरर है, यानी कि शुरू में जो कहा गया था वही सही है आपका, ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यूएसए और स्विट्जरलैंड, ठीक है। ऑप्शन बी पे नहीं जाना है, ऑप्शन बी में जो है 3 और 4 दिया है, यानी कि यूके नहीं होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या कॉन्सेप्ट है आप समझिए यहाँ पर कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, और अमेरिका का जो कांग्रेस है, कांग्रेस में आप जानते हैं यूएसए में दो दो लेयर है पार्लियामेंट के, उसको जो कांग्रेस बोला जाता है यूएसए में। अपर हाउस को बोलते हैं सीनेट, ठीक है, और लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। आप इसको कंपेयर कीजिए इंडिया से, ठीक है। जैसे आपका जो कांग्रेस है अमेरिका में, एक है सीनेट, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ जो है लोअर हाउस है। इंडिया में क्या है, इंडिया में आपका राज्यसभा है और लोकसभा है, ठीक है। तो राज्यसभा के इक्वल ही आपका है यहाँ पर क्या है, माने जैसे कि आपका उस सदन के कंपेयर में, उस सदन आपका राज्यसभा है तो यहाँ पर क्या है, सीनेट है। लोकसभा है तो क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि भारत में, ठीक है, भारत में जो लोकसभा है और राज्यसभा, ठीक है, तो राज्यसभा जो है स्टेट का प्रतिनिधि करता है, ठीक है। जैसे बिहार में कितना है, 16 है, बिहार में जो है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 16 है। तो यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग है, लेकिन अमेरिका में क्या है, अपर हाउस में, सीनेट में अगर जैसे कि 50 वहाँ पे स्टेट है तो 50 × 2, यानी कि हर स्टेट से 2 2 ही मेंबर आएंगे, जनसंख्या वहाँ पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है आपको कि सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अगर वहाँ पर अमेरिका में अगर हर स्टेट से अगर 3 3 आपके सीनेट चुनकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। हालांकि 50+1 वहाँ पर है आपका वाशिंगटन डीसी जो है, 50 स्टेट है प्लस में एक क्या है आपका वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसको बोला जाता है। समझ गए ये चीज़, तो यही चीज़ आपका जो व्याख्या है स्विट्जरलैंड में भी है, ठीक है। अपर हाउस की बात आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो एक नज़र आप देख लीजिए। भारत में तो हो गया लोकसभा राज्यसभा, यूएसए में हो गया सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ब्रिटेन में आपको पता ही है हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ठीक है। इसी तरह से कनाडा में क्या है, कनाडा में नेशनल पीपुल्स ऑफ कांग्रेस है, कनाडा में जो है नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस है, कनाडा में नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस है। कनाडा में जो 2 लेयर है उसको क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं यहाँ पर भी और सीनेट बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका जो है जापान में क्या बोलते हैं, डाइट जो है, डाइट जापान का, जापान में भी 2 लेयर है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और हाउस ऑफ काउंसिल है, वहाँ पे क्या है, हाउस ऑफ काउंसिल है। उसी तरह से रसिया में, उसी तरह से रसिया में क्या बोलते हैं पार्लियामेंट को, फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली, ठीक है। वहाँ पर भी 2 लेयर है फेडरेशन काउंसिल है और आपका स्टेट ड्यूमा है, स्टेट ड्यूमा, ड्यूमा वहाँ क्या है, अपर लेयर है, ठीक है। ये कुछ कुछ आपका जो है कि पार्लियामेंट का लोअर हाउस अपर हाउस है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि सूची 1 में जो है
ऑब्जेक्ट एंड सदस्य दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन देखे घबराना नहीं है। और यहाँ पर जो है संगठन है, यूरोपियन यूनियन है, यूएनओ है, आईएलओ है, नाटो है, एनएटीओ नाटो। उसके क्या उद्देश्य है और क्या सदस्यता है, उसको आपको मिलान करना है। जैसे वैश्विक सदस्यता एवं समान उद्देश्य का संगठन, ये जो है कौन सा संगठन के लिए परफेक्ट है। क्षेत्रीय सदस्यता, समान उद्देश्य संगठन, क्षेत्रीय सदस्यता और सीमित सदस्य, फिर है वैश्विक सदस्यता और सीमित उद्देश्य संगठन, ठीक है। ये सब सारी चीजें हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। यहाँ पर डिस्कशन देख लीजिए। यूएनओ का क्या है, यूएनओ का है कि वैश्विक, यानी इसकी जो जो मेंबरशिप होगा, यहाँ पे कोई भी ग्लोबल लेवल पर लोग ले सकता है, ठीक है। वह समान उद्देश्य संगठन है, जनरल इसका ऑब्जेक्ट है। फिर है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या है, क्षेत्रीय सदस्यता है, सब लोग इसमें शामिल नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कुछ लिमिट ही वहाँ पर एरिया के लोग आ सकते हैं। जैसे इंडिया है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बन सकता है। और समान उद्देश्य संगठन, इनका भी जो ऑब्जेक्ट है वो जनरल है। नाटो क्या है, नाटो भी क्षेत्रीय है। नाटो में भी सभी लोग पूरे विश्व के लिए मंच खुला हुआ नहीं है, ये भी क्षेत्रीय है, लेकिन सीमित उद्देश्य संगठन है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए उद्देश्य है, सीमित उद्देश्य है। आईएलओ क्या है, आईएलओ का भी है वैश्विक ग्लोबल। आप देखते हैं भारत भी सदस्य है और भी देश सदस्य है, जैसे लिमिटेड नहीं है, वैश्विक सदस्य है और सीमित उद्देश्य संगठन है। तो बहुत ही बारीकी चीज है, इसको आपको देखना होगा ध्यान से, ठीक है। आप जानते हैं यूएनओ का स्थापना कब हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, जो यूएनओ है, यूएनओ का जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। कहाँ पे हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क में है। यूरोपियन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेल्जियम के ब्रसेल्स में है, बेल्जियम के ब्रसेल्स में है। इसकी स्थापना कब हुई है, 1993 में हुई है। यहाँ पे है आपका क्या है, नाटो। नाटो तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है अमेरिका में ही, लेकिन कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना कब हुई है, 4 अप्रैल 1949 को हुई है। इसकी स्थापना कब हुई है, 4 अप्रैल 1949 को हुई है। आईएलओ के बारे में सबको पता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जनेवा के स्विट्जरलैंड में, सॉरी स्विट्जरलैंड में जनेवा जगह पे। इसकी स्थापना 1919 में, ठीक है। तो इस तरह का जो है आपका क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखिए, किसी भारतीय राज्य ने भारत में लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वप्रथम कब स्थापित किया। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। कहाँ स्थापित किया, तो महाराष्ट्र में किया, ठीक है। डिस्कशन देखिए इसका। लोकायुक्त संस्था की भारत में स्थापना करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान अग्रणी रहे। यह संस्था राज्यों में भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से गठित की गई थी। आप जानते हैं कि स्वीडन से व्यवस्था लिया गया है लोकपाल का, ओम्बुड्समैन बोलते हैं, ओम्बुड्समैन, ठीक है। लोकायुक्त अधिनियम एक बार पारित, उड़ीसा 1968। लोकायुक्त कार्यकाल कार्यालय की स्थापना 1983 में की गई है, ठीक है। आगे देखिए, गोवा की स्वतंत्रता, आंतरिक आपात स्थिति आरोपण, इंदिरा गांधी की मृत्यु, पोखरण विस्फोट फर्स्ट, ठीक है ना। पोखरण कब हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन में देखिए करीब करीब है, 74, 75, 61, 84, ठीक है ना। पोखरण विस्फोट आप जानते हैं 74 में हुआ था, ठीक है। आंतरिक आपात स्थिति कब हुआ, 75 में। इंदिरा गांधी की मृत्यु 84 में। गोवा स्वतंत्रता 61 में। इस अनुसार ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 3142, 3142। यानी गोवा की स्वतंत्रता कब है, 1961। आंतरिक आपात स्थिति 75, इंदिरा गांधी की मृत्यु 84, पोखरण विस्फोट 74, ठीक है। पोखरण जो विस्फोट हुआ था उसके कोड नेम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। बुद्ध पूर्णिमा का दिन भी था और इसलिए नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। और जो पोखरण आपका क्या नाम है 2 हुआ था 1998 में, उसका नाम था शक्ति। यानी कि हम विश्व को दिखाना चाहते थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कि हमारे भारत में भी कितनी पावर है, इसलिए उसका नाम शक्ति रखा गया था। यहाँ पर वही चीज़ दिया हुआ है। गोवा 61 में स्वतंत्र हुआ, आपका आंतरिक आरोपण जो है 75 में हुआ, ठीक है। इंदिरा गांधी की मृत्यु 84 में, पोखरण विस्फोट 74 में। आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन अब स्टेटमेंट के हैं, इसको भी देखा जाए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। मैक्स वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर है बेवेरियन नौकरशाही में नियमों और विनियमों की बहुत अधिकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है और दोनों इसकी व्याख्या कर रहा है, ठीक है ना। कथन कारण में ऑप्शन ए में यही था। मैक्स वेबर में क्या है, मैक्स वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। बेवेरियन नौकरशाही में नियमों और विनियमों की बहुत अधिकता है, ठीक है। 44 नंबर को नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन ए है कि भारत नाभिकीय शस्त्र राज्य है, बिल्कुल सही है।
भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ये बात सही है, बट इसकी व्याख्या नहीं है। एनपीटी का नाभिकीय शस्त्र के लिए कोई जो है व्याख्या नहीं है। डिस्कशन देखिए इसका। भारत, फ्रांस, चीन, ब्राजील ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कौन कौन नहीं किया है? भारत ने किया है, फ्रांस ने किया है, चाइना ने किया, ब्राजील ने किया है। ठीक है। एनपीटी संधि का पूरा नाम क्या है? नन नन प्रिडिफरेशन ट्रीटी। यह संधि 1968 में की गई थी। यह संधि कब की गई थी? एनपीटी 1968 में। इस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर परमाणु शस्त्रों का प्रसार को रोकना। अगला आगे देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। सदस्य राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता को यूएनओ द्वारा सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत सुरक्षित करने की चेष्टा की गई है। ये बात सही है। राज्यों को युद्ध करने का अधिकार है। गलत। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही, आपका क्या नाम है? स्टेटमेंट ए सही है, आर गलत है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इतिहास। वार टू एंड वार था, क्या था? प्रथम विश्व युद्ध था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इतिहास। वार टू एंड वार, वार टू एंड वार। प्रथम विश्व युद्ध को कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ तथा 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में प्रारंभ हुआ और इसका समापन कब हुआ? 45 में। टोटल 6 साल चला था। जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी स्थलों पर परमाणु बम गिराए गए। ठीक है, आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रीय सदस्यता, ठीक है, यानी कि रीजनल लेवल पर जो सदस्यता है और समान उद्देश्य के साथ अंतः शासकीय संगठन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं डिस्कशन में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेंज है, सार्क हो जाएगा। सार्क, सार्क का भी क्षेत्रीय संगठन है, लिमिट मतलब लिमिट में लोग हैं यहाँ पर, और उसके बाद जो है समान उद्देश्य, जनरल उद्देश्य है। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुई है? 7 से 8 दिसंबर 1985 को ढाका में दक्षिण एशिया के 7 देशों का राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुई थी। यह दक्षिण एशिया के 7 पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति के क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरुआत है। ठीक है, भारत है, भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर नेपाल है। आगे देखिए नौ न्याय सिद्धांत, न्याय संगत युद्ध सिद्धांत, न्यू जस्ट वार डॉक्ट्रिन किसने प्रतिपादित किया है? तो जॉर्ज बुश ने। ठीक है, जॉर्ज बुश ने क्या है? न्याय संगत युद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यथापूर्व स्थिति। ये क्वेश्चन पहले भी मिल चुका है, या तो पार्ट 3 या 4 में। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? यथापूर्व स्थिति, जैसे पहले स्थिति था उसी स्थिति में आप आ जाइए। तो वैसे दिया हुआ है, आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नांकित युगों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? कौन सा बेस्ट शासन है? विधि का शासन और नियमित चुनाव, नियमित चुनाव और नौकरशाही की कमी, विधि का शासन और वैश्वीकरण, या फिर पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन? पारदर्शी और जवाबदेह। ऑप्शन आपको लगेगा सब सटीक है, बट सबसे बेस्ट ऑप्शन का आपको देना है आंसर, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर भी वही चीज लिखा है। सुशासन की प्रमुख विशेषता क्या होती है? प्रभावी और कुशल प्रशासन, जवाबदेहिता सुनिश्चित करने वाला प्रशासन और मितव्ययिता प्रशासन। आगे देखिए ये क्वेश्चन नहीं, इधर आ जाइए यहाँ से। भारत में संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। समान विधेयक के संदर्भ में आप जान जाइए, ज्वाइंट सेशन जो होता है केवल समान जनरल जो आपका विधेयक है उस पर ही होता है। ठीक है, दोनों सदनों के गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर करते हैं। सर न्यूनतम जनसंख्या बताइए जिसके नीचे संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मध्यस्थ स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 20 लाख। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 73वें संविधान संशोधन जब हुआ था तो उस समय जो है पंचायत का गठन करना जरूरी नहीं होता जब राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर ना हो। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल संबंधित नहीं है। विठल भाई पटेल है, सी आर दास है, मोतीलाल नेहरू है। स्वराज पार्टी का गठन कांग्रेस के विरोध में किया गया था। किस लिए किया गया था? कांग्रेस के विरोध में किया गया था, जिसके अध्यक्ष सी आर दास थे और मोतीलाल नेहरू सचिव बनाए गए तथा विठल भाई पटेल भी इसके सदस्य थे। वल्लभ भाई पटेल का इस स्वराज पार्टी से कोई नाता नहीं है, तब विकल्प सी सही है।
सी सही है। 1923 में गठन हुआ था। आप जानते थे कि 1922 में जो है गया में अधिवेशन हुआ था, उसी समय कांग्रेस से मतभेद हो गया था। आगे देखिए क्वेश्चन, किस आयोग ने पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर संभ्रांत परत की पहचान की थी? तो ये हो जाएगा काका केलेकर। क्रीमी लेयर हालांकि बीपी मंडल आयोग से आया था, ठीक है, बीपी मंडल आयोग की सिफारिश था। बीपी मंडल आयोग ने यह सिफारिश की थी कि अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। इस आयोग का गठन जो है वर्ष 1979 में हुआ था, 79 में। यानी जैसे अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो आपका आज मान लीजिए 19 जनवरी 2025 है, तो अभी के टाइम में कितना है सरकार का क्रीमी लेयर का प्रावधान 8 लाख। यानी कि जिनके भी गार्जियन की जो सैलरी है पिताजी की 8 लाख रुपए, ठीक है, 8 लाख रुपए ईयरली से कम है, वो लोग क्या है, वो लोग आपका नॉन क्रीमी लेयर में है, एनसीएल में है, ठीक है। 8 लाख से ऊपर है तो यानी कि आप क्रीमी लेयर में आ गए, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। 25 नंबर देखिए, कौन भारत में संघ राज्य क्षेत्र संबंधों में संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध जो है संघ राज्य संबंधों से नहीं है। राजमन्ना समिति का है, सरकारी आयोग का है, पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन का भी है। डिस्कशन देख लीजिए यहाँ पर। राजमन्नार समिति कब आया था? 1969 में। सरकारी आयोग कब आया? 83 में। पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन कब? 77 में। पुंछी आयोग कब आया? 2007 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट, एम जिन्ना खिलाफत आंदोलन, एम के गांधी चंपारण आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट 1928, एम के गांधी चंपारण आंदोलन 1917, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए डवाइट वाल्डो। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के कौन है इसके? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के लेखक, तो इसके ऑप्शन नंबर ए डवाइट वाल्डो। आगे देखिए, प्रशासन जब इतना विशाल क्षेत्र बन गया है कि प्रशासन दर्शन अब जीवन दर्शन के समीप आ गया है, ये किसने कहा है? ये कहा है पॉल एपलबी। ऑप्शन नंबर बी, पॉल एपलबी। तो ये रहा आपका भाग 7 पॉलिटी का मेरिट वाले क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कुछ थ्योरेटिकल है, कुछ थिंकर पे हैं, संविधान से रिलेटेड है, आर्टिकल से है, संगठन है, प्रमुख संगठन है, उसमें भी आपको ऑप्शन वाइज है, कि आपको एक बेहतर उम्दा प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये रहा पॉलिटी का भाग 7, और इसी तरह के जीएस अपडेट के लिए देखते रहें जीएस स्पिरिट। मिलते हैं अगले वीडियो में भाग 8 में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।